मुज़ाकरात में महारत हासिल करने के लिए आज हम देखेंगे नेवर स्प्लिट द डिफरेंस को, जो लिखी है एफबीआई के एक्स चीफ नेगोशिएटर क्रिस्टोफर वॉस ने। इस किताब में वो अपने करियर की लर्निंग्स का निचोड़ शेयर करते हैं। In this video, I'll share with you the core of what makes this book different than others. We'll also talk about the unique or fresh perspective that Christopher Voss asks us to take when engaging in negotiations. We'll talk about key techniques that the FBI uses during hostage negotiations, the importance of getting to know nahi, niyat, makau, and 8 types of negotiators. सो स्टिक अराउंड। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर, नेगोशिएशन कभी कभी मैनिपुलेशन में चली जाती है और मैं आज तक अपने आप से ये बहस कर रहा हूँ कि कहाँ हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो प्लीज़ इन आइडियाज़ को आइडियाज़ के तौर पे ही लें और अपनी इंटेंट को चेक में रखें। पढ़ाई लिखाई की दुनिया में नेगोशिएशन की सबसे मकबूल किताब गेटिंग टू यस, ये किताब विलियम यूरी और रॉजर फिशर ने 1981 में लिखी थी। जब ये किताब पब्लिश हुई थी तो इसने नेगोशिएशन की दुनिया को तब्दील कर दिया था। इट वाज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गेटिंग टू यस, एक रैशनल जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका जिससे आप मसले के हल पे पहुंच सकते थे, जो कंट्रोल करता था इमोशनल इरैशनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन को। और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो इग्नोर करता था इमोशनल इरैशनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसी वक्त के अराउंड दो रिसर्चर्स डैनियल कानमैन और ड्वर्स्की डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन और ह्यूमन बींग्स को एक कंप्लीटली मुख्तलिफ एंगल से देख रहे थे। कानमैन ने डिस्कवर किया कि उनकी रिसर्च में ये ख्याल कि ह्यूमन बींग्स रैशनल एक्टर्स होते हैं और परफेक्टली अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, ये कहीं नजर नहीं आता था। बल्कि रिसर्च ये इंडिकेट करती थी कि तमाम इंसान कॉग्निटिव बायसेस का शिकार है, यानी लाशऊरी और गैर माकूल प्रोसेसेस जो हमारी रैशनल थिंकिंग के प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देते। तो यूरी और फिशर की रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कानमैन और ड्वर्स्की की इरैशनैलिटी का सिंथेसिस बना के एफबीआई ने फील्ड में अप्लाई किया, और उस एप्लीकेशन के बाद जो लर्निंग्स हमारे पास आई हैं वो इस किताब का हिस्सा है। नेगोशिएशन एक्सपर्ट हर्ब कोहेन को उनके एम्प्लॉयर ने एक डील नेगोशिएट करने के लिए जापान भेजा। जब वो जापान पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनके काउंटर पार्ट से उनसे पूछा कि भाई आप कितने दिन के लिए आए हैं, और हर्ब कोहेन ने जवाब दिया कि मैं 7 दिन यहाँ मौजूद। अगले 7 दिन जापानीज कंपनी के काउंटर पार्ट्स ने हर्ब कोहेन को टूर्स और ट्रिप्स और ट्रैवल्स और डिनर्स में घुमा के रखा। 7 दिन गुजर गए और नेगोशिएशन की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। आखिरी मौके पे जब वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया था एयरपोर्ट जाते हुए, नेगोशिएशन शुरू हुई। जल्दी जल्दी में हर्ब कोहेन साहब ने कोई डील अग्री कर ली। जब वो वापस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा भाईजान कोई गड़बड़ हो गई है, ये मैंने शायद कोई ज्यादा कंसेशंस दे दी। इसके बाद हर्ब कोहेन और कई नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स अपनी किताबों और रिसर्च में लिखते हैं कि परहैप्स वन स्ट्रेटजी इन नेगोशिएशन इज टू कीप योर डेडलाइन अ सीक्रेट। क्रिस वॉस इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं डेडलाइंस कट बोथ वेज, व्हेन नेगोशिएशन इज ओवर फॉर वन साइड इट इज आल्सो ओवर फॉर द अदर साइड, तो द प्रेशर यू फील द अदर साइड फील्स एज वेल। और अगर आपको ये लगता है कि यू हैव टू मच टू लूज, या गड़बड़ हो रही है, या वक्त कम है, या डील करनी है, तो इस सोच में आप गलती करो। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू स्लो डाउन। डेडलाइन की तलवार जब हमारी गर्दन पर टंगी होती है तो हमें लगता है कि डील करना अच्छी डील करने से ज्यादा जरूरी। ये डेडलाइन का प्रेशर मेक्स इंटेलिजेंट पीपल डू अनइंटेलिजेंट थिंग्स। अच्छे नेगोशिएटर्स अपने हवास को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इस डेडलाइन के प्रेशर का फायदा उठाते हैं। डेडलाइंस का प्रेशर कॉन्सिक्वेंसेस का प्रेशर है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता मैं वक्त पे ये डील नहीं कर सका तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इस प्रेशर का जब हम शिकार हो गए हैं तो फिर हम हॉस्टेज बन चुके हैं खौफ के। रिएक्टिव बिहेवियर एंड पोर डिसीजंस विल फॉलो। क्रिस वॉस सजेस्ट्स कि आप ये अल्फाज इंटरनलाइज करें, नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। जब आप इस ख्याल को सही मायनों में इंटरनलाइज कर लेंगे तो फिर आपको वाकई सब्र का मीठा फल मिलेगा। किताब में से 3 टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपको इक्विप करेंगी एक अच्छी रेपो बनाने में और कनेक्शन बिल्ड करने में विद द काउंटर पार्ट, ऑल वाइल कीपिंग कंट्रोल ऑफ द नेगोशिएशन। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइजमैन ने एक रिसर्च की टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज मोर इफेक्टिव इन बिल्डिंग अ कनेक्शन विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या मिररिंग। उन्होंने रेस्टोरेंट में वेटर्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया और एक ग्रुप से कहा कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें अपने कस्टमर्स को, जी बिल्कुल ठीक है, जी बेहतरीन, जी जबरदस्त। और दूसरे ग्रुप से कहा कि वो अपने कस्टमर्स के अल्फाज को मिरर करें, जो भी कस्टमर बोले उनके आखिरी 3-4 अल्फाज को मिरर करके दोहराते। पता ये चला कि जिन वेटर्स ने कंसिस्टेंटली मिरर किया रिसीव्ड 70% मोर टिप्स कंपेयर टू द वेटर्स दैट डिड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो लोग हमारी तरह होते हैं वो हमें ठीक
अच्छे भरोसेमंद लगते हैं और जो लोग हमसे मुख्तलिफ होते हैं उनसे हम घबराते हैं। तो मिररिंग इज अ सिग्नल टू द अदर पर्सन कि भाई मैं आपकी तरह कहीं हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। वैसे तो मिररिंग टोन, ब्रीदिंग, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एफबीआई मिररिंग को वर्ड्स की मिररिंग तक महदूद रखता है। आपने अगले शख्स की बात सुननी है और उनके आखिरी कुछ अल्फाज दोहरा देने हैं ऐसे अंदाज में कि जैसे उसके एंड में एक सवालिया निशान है। एंड में एक सवालिया निशान है, हाँ एंड में एक सवालिया निशान है। जब आप ऐसे करेंगे तो अगला शख्स आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देने पे मजबूर हो जाए, मजीद इन्फॉर्मेशन देने पे मजबूर हो जाएगा। आई होप यू गेट द ड्रिफ्ट। दिस टोन एंड मिररिंग enables you to create a connection where the other person shares information freely, all while creating rapport एंड हैविंग साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक ब्रेन इमेजिंग की स्टडी की गई जहाँ लोगों को बिठा के स्क्रीन पे कुछ तस्वीर दिखाई गई जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस विजिबल थे। जैसे ही किसी शख्स के सामने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली तस्वीर आती तो उनके अमिगडाला में, विच इज द इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, एक्टिविटी बढ़ जाती। लेकिन जब उस इमोशन को लेबल करने की रिक्वेस्ट दी जाती कि भाई आपको क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको कोई नाम दे दे, एज सून एज दे लेबल्ड दैट इमोशन, तो वो अमिगडाला की एक्टिविटी कम होके हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाती है, विच इज आवर रैशनल थिंकिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। नेगोशिएशंस में ये रेलेवेंट है, स्पेशली इफ यू फील दैट द अदर पार्टी इज हेजिटेंट। जब आप बात कर रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्व अ डिफरेंस इन देयर एक्सप्रेशंस, अ डिफरेंस इन देयर बॉडी लैंग्वेज और टोन, दैट मीन्स दैट यू शेयर्ड समथिंग दैट दे आर अनकंफर्टेबल विद। अगर आप इस डिस्कम्फर्ट को लेबल कर दें तो अगले शख्स के जहन में ये डिस्कम्फर्ट डीकैटास्ट्रोफाइज हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं रहेगी, बल्कि वो रैशनली उसके बारे में सोच सकेंगे। इट लुक्स लाइक यू कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग. It seems like you're unsure about this proposal. It feels like you're rethinking this deal. When you label this fear, it helps the other party rationalize their fear for themselves and for you, with the added advantage कि आप उनके emotions को acknowledge भी कर रहे हैं, जिससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। द लेबल अलोन इज इनसफिशिएंट। आपने लेबल करके खामोश रहना। याद रखें, दूसरी पार्टी अब इस लेबल को प्रोसेस करेगी। यू नीड टू गिव देम सम टाइम। थोड़ा सब्र करेंगे तो अगले शख्स को इसको प्रोसेस करने का मौका मिलेगा एंड देन यू कैन टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। नेगोशिएशन के दौरान कंट्रोल में रहने के लिए दूसरी पार्टी को एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दें। कैसे? थ्रू कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। टू कैलिब्रेट मींस टू एडजस्ट और टू अलाउ कंपैरिजन विद अदर डेटा। अगर नेगोशिएशन के अमल में आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां आपको लगे कि भाई अब ये फेयर है, मैंने काफी कुछ लेंड कर दिया है एंड दिस इज अ गुड डील नाउ, तो आप अपनी गुफ्तगू के तमाम पॉइंट्स को समराइज करें और उसको फॉलो अप करें विद अ कैलिब्रेटेड क्वेश्चन। हमने पिछले महीने आपको प्रोजेक्ट डिलीवर किया था, आपने कहा था कि 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। कुछ डिलेज हो गए, 35 दिन हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अब आप नए प्रोजेक्ट की डिलीवरी मांग रहे हैं। कैलिब्रेटेड क्वेश्चन, मैं ये कैसे करूं? How am I supposed to do that? It's a great calibrated question. So, what are we trying to achieve here? Where do we go from here? What do we do to make it work? Since the idea is to put the other party in control, your tone needs to be neutral, slow, एंड क्यूरियस। आप वाकई जानना चाहते हैं कि भाई हम इसको कैसे आगे लेके चलें। आप वाकई कंफ्यूज्ड है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या। व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू दिस पोजीशन, यू ऑटोमेटिकली पुट द अदर पर्सन इन द पोजीशन ऑफ पावर। दे फील लाइक नाउ दे हैव टू गिव यू एन आंसर सो दैट दे कैन हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसकी खूबसूरती है कि जहां एक स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, वहां एक कैलिब्रेटेड क्वेश्चन कोलैबोरेशन में रिजल्ट करता है। किताब के चैप्टर नंबर 4 में मेरे अंदर के सेल्स कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के प्रोफेशनल को पर्सनल इंजरी मिलती है, बिकॉज एक सदियों पुराना रूल जिसे मैंने भी इस्तेमाल किया है और दूसरे लोगों को भी सिखाया है, उसकी नफी कर दी जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। सेल्स में हम अक्सर बात करते हैं गेटिंग टू यस की, कि जब पे आप गुफ्तगू शुरू करें तो आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी बात ना करें जिसमें अगला शख्स आपसे इख्तलाफ कर सके। आप कुछ भी करें लेकिन गुफ्तगू के अंदर मनफी अल्फाज ना इंट्रोड्यूस कराएं, बिकॉज जब आप नो इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगले शख्स को इजाजत मिल जाती है उस लफ्ज को रिपीट करने की। तो तमाम सेल्स पिचेस एक स्क्रिप्ट पे मबनी होती हैं जो कोशिश ये करता है कि भाई हम हाँ निकलवा लें किसी तरीके से। क्या आप इंसान हैं? हाँ। क्या आप पानी पीते हैं? हाँ। क्या आप सुबह उठते हैं? हाँ। क्या आप रात को सोते हैं? हाँ। क्रिस बॉस ये कहते हैं कि भाई ये बकवास है, आप इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक अच्छे नेगोशिएटर के लिए नो is pure gold, because a no will help you clarify what the other party does not want, and therefore it will be clearer
what they do want. प्लस जब कोई शख्स ना कहता है तो वो स्टेटस को मेंटेन करता है और अपनी खुद मुख्तारी, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है कि भाई मैं इस कॉन्वर्जेशन में ना कह सकता हूँ। और ये फ्रीडम दूसरे शख्स को देना निगोशिएशंस में बहुत है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अ येस इज़ नॉट ऑलवेज अ येस। अ येस कैन ऑल्सो बी कि अच्छा भाई मेरी जान छोड़ दे, मैंने हाँ कर दी है, आप चले जाओ यहाँ से, अभी मैं बाद में आपको मैसेज पे ना कर दूंगा या आपकी कॉल नहीं उठा। अ येस कैन ऑल्सो बी कि हाँ मैं ट्राई करूंगा, मुझे लग तो नहीं रहा कि मेरा इदारा मानेगा, और लेकिन अच्छा चले अब आपको खुश करने के लिए मैं हाँ कह देता। बट नो इज अ क्लियर साइन कि भाई हमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी हमारा काउंटर पार्ट तैयार नहीं है, इस चीज़ से ये इख्तलाफ करते हैं, लेट्स डिस्कवर व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। क्रिस वॉस तो यहाँ तक जाते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी से नो बुलवाएं। इफ यू कॉल समवन इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या हम बात कर सकते हैं, to which they'll probably say yes, you should ask मैंने बुरे वक्त पे तो फोन नहीं किया, आप बिजी तो नहीं हो, is this a bad time to talk? All questions that are designed so that the other person says no and psychologically feels safe. They have self-control, they have agency, they have autonomy and they have expressed it. किताब में क्रिस वॉस 3 तरह के नेगोशिएटर्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं। देयर आर द एनालिस्ट्स, द अकोमोडेटर्स एंड द असर्टिव नेगोशिएटर। अब ये टर्म्स काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और सुन के हमारे जहन में एक तस्वीर भी बन जाती है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि इनमें से कोई भी टाइप दूसरी टाइप से बेहतर नहीं। अमेरिका में लॉयर्स के बारे में एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि 2 स्टेट्स में 65% लॉयर्स जो थे वो अकोमोडेटर्स थे एज अपोज टू 21% हु वर असर्टिव। जब इन दोनों ग्रुप्स की सक्सेस के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि 71% of the successful lawyers came from the group of the accommodator types, while only 12% came from the assertive. कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप assertive नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप negotiate नहीं कर सकते, बल्कि in some cases being assertive is actually a drawback. बेमायने assertiveness backfire कर देती। The rule to remember is this: to be good, you have to learn to be yourself at the bargaining table. To be great, you have to learn to add to your strengths, not replace them. Analysts methodical और diligent होते हैं और ये बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होते। They don't rush through negotiations. They're not bothered about time. They go through negotiations in a systematic and thorough way. वक्त लगता है तो लगे, लेकिन काम ठीक होना चाहिए। Their motto: as much time as it takes to get it right. ये इमोशन कम शो करते हैं और इसके ये कभी कभी कोल्ड और डिस्टेंट परसीव किए जाते हैं। तो दूसरी पार्टी एज्यूम करती है कि शायद ये रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसकी वजह से वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ फोर्थ कमिंग नहीं होता। एनालिस्ट को सरप्राइजेज नहीं पसंद, ये गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई अगर हम कोई कंसेशन आपको दें तो फिर आपने भी हमें कोई कंसेशन देनी है, और अगर आप कोई नई इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करेंगे तो ये उम्मीद नहीं लगाइएगा कि ये उसी वक्त आपको नया फैसला दे देंगे। दे नीड सम टाइम टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में साइलेंस इनके लिए सोचने का मौका है, तो अगर ये गुफ्तगू में खामोश हो जाए तो प्लीज़ इन्हें वक्त दें, ये खुद अपने नताइज पे पहुंचेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप एक एनालिस्ट हैं तो प्लीज़ याद रखें कि आपके काउंटर पार्ट इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स हैं विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप नेगोशिएशन के दौरान थोड़ा सा मुस्कुरा दें, अपने शोल्डर्स और जॉज को रिलैक्स कर दें, तो आप एक बेहतर रिलेशनशिप बना पाएंगे और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस मिल जाएगा। अकोमोडेटर्स के हिसाब से बेहतरीन वक्त वो है जो रिलेशनशिप बनाने में गुजरता है। एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रैपो बिल्ड होनी चाहिए और दोनों पार्टीज खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करते रहें। ये बिलीव करते हैं विन विन रिजल्ट्स में। कई दफ़ा तो ये बेहतरीन रिलेशनशिप्स बना लेंगे इवन इफ रिजल्ट्स डोंट फॉलो। इनफैक्ट ये इतना फोकस्ड होते हैं रिलेशनशिप बनाने पे कि ये कभी कभी ऐसी कंसेशंस दे देते हैं दूसरी पार्टी को अपीज करने के लिए जो गैर मुनासिब होती हैं। अगर आप किसी अकोमोडेटर टाइप के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो प्लीज इनके आइडियाज को सुने और आइडियाज को सुनने के बाद कैलिब्रेटेड सवालात पूछें, स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड। इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड इसलिए क्योंकि ये पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है जो ऐसी बातों पे एग्रीमेंट कर देंगे जिनको शायद ये एग्जीक्यूट ना कर सके। इम्प्लीमेंटेशन की गुफ्तगू हेल्प्स अस मेक द प्रोसेस मोर कॉन्क्रीट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अकोमोडेटर काउंटर पार्ट के पास ऑब्जेक्शंस हों जो वो आपसे शेयर ना कर सके। अगर उन्हें लगे कि भाई मैं ऑब्जेक्शन शेयर करूंगा तो शायद रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला के मीटिंग से चले जाएं और फिर बाद में फॉलो थ्रू ना कर सके। तो यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट टू क्लोजली ऑब्जर्व देम, लिसन टू एवरीथिंग दैट दे आर सेइंग, आस्क कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, यूज लेबल्स एंड गेट देम टू शेयर इन्फॉर्मेशन।
ऑल्सो गिव देम टाइम टू थिंक। अगर आप एक अकोमोडेटर टाइप हैं मेरी तरह, तो मैं आपसे और अपने आप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी ऑब्जेक्शंस को सैक्रिफाइस ना करें। अगर आपके सामने वाली सीट पे एक एनालिस्ट या एक असर्टिव बैठे हैं, तो दे नीड टू नो व्हाट योर ऑब्जेक्शंस आर। और अगर आपके सामने एक अकोमोडेटर बैठे हैं, तो वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शंस शेयर करें, ताकि वो आपके लिए अकोमोडेट करके कोई बेहतर रिजल्ट जो है वो बना सके। एक्सेस चिट चैट एनालिस्ट्स और असर्टिव से ना करें, क्योंकि उनके लिए इसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। और अगर अकोमोडेटर आपके सामने बैठे हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल ही एक्सेस चिट चैट ना करें, क्योंकि फिर बातें ही होती रहेंगी, काम नहीं होगा। द असर्टिव टाइप बिलीव्स टाइम इज मनी। काम होना चाहिए और जल्दी जल्दी होना चाहिए। परफेक्शन की तलाश में हम नहीं है, बस हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना। दे लाइक टू बी कैंडिड एंड डायरेक्ट एंड दे वांट टू बी हर्ड। जब तक आप इनकी बात मुकम्मल तौर पे सुन नहीं लेंगे, तब तक ये आपकी बात सुनने के लिए केपेबल ही नहीं है। इनका तमाम फोकस इंटरनल होता है, मैं क्या चाहता हूँ। तो अगर आप एक असर्टिव टाइप से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो मिरर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। लिसन टू देम, observe them closely, and mirror them so that they can share more and more information with you. Silence for them is an opportunity to speak more. तो जहाँ भी आप चुप होंगे, वहाँ ये आपके साथ मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। इनकी मेंटालिटी गिव एन इंच एंड टेक अ माइल वाली होती है। तो अगर ये आपको कोई कंसेशन देंगे, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप इसके बदले में तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप असर्टिव है, कोशिश करें कि नेगोशिएशन के दौरान कभी कभी खामोशी भी इख्तियार करें, दूसरे शख्स को बोलने का मौका दें। एंड लाइक आई सेड विद द एनालिस्ट, मुस्कुराएं। मुस्कुराने का अमल एक बेहतर माहौल बनाने में हमारी मदद करता है, जिधर हम एक बेटर रिलेशनशिप बना के और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मज़ाकरात में महारत हासिल करना एक ऑनगोइंग अमल है, और ये किताब आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है विद द राइट माइंडसेट, द राइट टेक्निक्स एंड द राइट टूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो मेरी पिछली 2 वीडियोज़ भी 2 किताबों के बारे में थी, एसेंशियलिज्म एंड लीडरशिप इज लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।